हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 34 के बारे में, जो कि हमारी पोस्टमार्टम क्लास है। इसमें हम डेली 10 प्रश्नों के आधार पर काफ़ी सारे नए प्रश्न बनाते हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर करना है, वीडियो में कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करना है। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होगा मैं वीडियो बनाने के लिए, और उतने ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और दोस्तों अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं, आज हम 34वें पार्ट पर पहुंच गए हैं। आपको इससे पहले के 33वें पार्ट तक कंप्लीटली नोट करना है। और इतना दोस्तों जरूर है कि अगर आप इस सीरीज को भी पूरा पूरा देख के चले जाते हैं तो 40 में से 25 प्लस प्रश्नों को आप वहां पे अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और डेली जितना भी फैक्ट्स आपको बताया जाता है उतने फैक्ट्स आप लोगों को साथ साथ में लिखने पड़ेंगे। पोस्टमार्टम क्लास का मतलब है कि सारा जो भी टॉपिक है उससे संबंधित जो इंटरनल बातें हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताता हूं, वो भी आपको जरूर नोट डाउन करनी है। और दोस्तों अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जब ज़्यादा लोग देखेंगे दोस्तों, अच्छे व्यू जाएंगे, तभी हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है पार्ट 34 का, कि राज्य में सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई है? ये की गई है टिहरी गढ़वाल जनपद में। और टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत नरेंद्र नगर में दोस्तों, कहाँ पे? नरेंद्र नगर में सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब नरेंद्र नगर से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि नरेंद्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नरेंद्र शाह के द्वारा दोस्तों नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, क्या सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय, तो ये सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन 20 मार्च 2020 को नरेंद्र नगर में किया गया है, जहां पर दोस्तों 18वीं से 19वीं शताब्दी तक की चुनिंदा कलाकृतियों का संग्रह किया गया है। अब दोस्तों नरेंद्र शाह के समय पे ही एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था हमारे, क्या? तिलाड़ी कांड या तिगड़ी आंदोलन कब हुआ था? 30 मई 1930 को। उस टाइम पे राजा कौन था? नरेंद्र शाह थे। किस देश की यात्रा पे गए थे? यूरोप की यात्रा पे उस टाइम पे गए हुए थे। और उसी घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र शाह परमार राजवंश के 59वें राजा और टिहरी रियासत के दोस्तों 5वें राजा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र शाह के पुत्र होते हैं बाद में कौन? मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह के समय पर ही टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो जाता है। और टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का हमारा भारतीय संघ में विलय हो गया था। टिहरी के ही प्राचीन नाम है दोस्तों, क्या? गणेश प्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र और और धनुष तीर्थ के नाम से टिहरी को ही जाना जाता है। टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1949 को। इतने पॉइंट आपको टिहरी से डायरेक्टली याद रखने हैं और एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में स्थित है। दूसरा है उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में स्थित है। तीसरा है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। चौथा है उत्तराखंड शिक्षा परिषद हरिद्वार में स्थित है। और पांचवा है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद नरेंद्रनगर में स्थित है। आपको इसमें से बताना है कौन सा गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में ही स्थित है, ये तो सही है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय ये भी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्रनगर में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। क्या? संस्कृत शिक्षा परिषद, क्योंकि ये हरिद्वार में ना होकर कहां पर स्थित है? ये हरिद्वार में ना होकर दोस्तों देहरादून में स्थित है। क्या? संस्कृत शिक्षा परिषद कहां स्थित है? संस्कृत शिक्षा परिषद, तो ये देहरादून में स्थित है। डायरेक्टली आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। बाकी सभी आप पॉइंट वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि किस पवार शासक के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, गढ़वाल का स्वर्णकाल। ऑप्शन है प्रदीप शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह या फिर मान शाह। तो दोस्तों फतेहपति शाह को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसके कार्यकाल को। महाराजा फतेहपति शाह दोस्तों, जिसे गढ़वाल का शिवाजी या उत्तराखंड का शिवाजी भी कहा जाता है, 1664 में ये राजगद्दी पर बैठते हैं और 1716 तक ये राजगद्दी पर रहते हैं। परमार राजवंश के 49वें शासक के रूप में या 49वें राजा के रूप में फतेहपति शाह को जाना जाता है। और फतेहपति शाह के समय को ही गढ़राज्य का स्वर्ण युग या परमार राजवंश का स्वर्णकाल भी इसी के समय को कहा गया है। और चित्रकारिता और साहित्य का, गढ़वाल में चित्रकारिता और साहित्य का स्वर्ण युग भी फतेहपति शाह के कार्यकाल को ही कहा जाता है। और फतेहपति शाह के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसके दरबार में भी क्या थे? नवरत्न थे। इसके दरबार में भी नवरत्न थे। तो उत्तराखंड के किस राजा के दरबार में नवरत्न थे? तो इसी के दरबार में दोस्तों नवरत्न थे, फतेहपति शाह के दरबार में। इसी के साथ साथ दोस्तों वृत्त कौमुदी में मातीराम ने इनकी तुलना शिवाजी से करी है। इसी कारण फतेहपति शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी या उत्तराखंड का शिवाजी भी कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की भांति ही इनका एक घोड़े पर बैठा हुआ चित्र भी हमें देखने को मिलता है। इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी संरक्षिका का नाम था क्या?
राजमाता कटौची। राजमाता कटौची ने इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। ठीक है, फतेहपति शाह के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि फतेहपति शाह के समय में राज्य में इतनी शांति और सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ऐसा किसने कहा है? रतन कवि ने कहा है। ठीक है, और मातीराम की रचना है दोस्तों क्या? वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी मातीराम की एक रचना है जिसमें उन्होंने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से करी है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों फतेहपति शाह के से संबंधित हमारे कुछ अन्य पॉइंट हैं कि अकबर और चंद्रगुप्त के समान या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समान इनके दरबार में भी 9 राजा थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और छंदसार पिंगल में दोस्तों हमारा फतेहपति शाह के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। और फतेहपति शाह के बारे में कुछ रचनाएं दोस्तों लिखी गई है, जैसे कि फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसका है? श्री जटाशंकर का है क्या? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। फतेह शाह नामक ग्रंथ है रतन कवि का। फतेह प्रकाश ग्रंथ है रतन कवि का। वृत्त विचार नामक ग्रंथ है कवि शुक्रदेव मिश्र का। वृत्त कौमुदी नामक ग्रंथ है मातीराम का, जिसमें उन्होंने फतेहपति शाह को उत्तराखंड का शिवाजी या गढ़वाल का शिवाजी कहा है। और फतेह शाह यशोवर्णम जो पुस्तक है वो किसकी है? ये है रामचंद्र की। ठीक है, और जटाधर मिश्र, रतन कवि और मातीराम फतेहपति शाह के आश्रित कवि थे, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। और गढ़वाल राज्य वंशावली में इन्हें वीर फतेह शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनके प्रसिद्ध चित्रकार या तस्वीरकार कौन थे? मंगत राम। मौला राम के पिताजी मंगत राम इनके दरबार में चित्रकार के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और फतेहपति शाह के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फतेहपति शाह के समय पे ही अंग्रेजों के साथ मुगलों के साथ में हमारे सबसे अच्छे या सौहार्दपूर्ण संबंध थे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा गुरु राम राय जी किसके समय पर गढ़वाल आए थे? तो गुरु राम राय जी के बारे में कहा जाता है दोस्तों फतेहपति शाह के समय पे ही कहाँ आए थे? गढ़वाल आए थे, या उत्तराखंड की यात्रा उन्होंने करी थी। और यही गुरु राम राय जी के नाम पे गुरुद्वारा है हमारा, कहाँ पे? फिर देहरादून में। और देहरादून में स्थित जो खुड़बुड़ा नामक स्थान है जहाँ पे गुरु राम राय गुरुद्वारा स्थित है, उस गुरुद्वारे के लिए जमीन भी किसने दी थी? फतेहपति साहब ने ही दी थी, या फतेहपति शाह ने ही दी थी। और इसी जो गुरु राम राय जी का गुरुद्वारा है देहरादून में स्थित है, वहां पे झंडा साहिब मेला भी लगता है। ठीक है, और इनके बारे में औरंगजेब के समकालीन थे। और मुगलों के साथ सबसे अच्छे संबंध किसके कार्यकाल में देखे जाते हैं? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, तो फतेहपति शाह के कार्यकाल में देखे जाते हैं। फतेहपति शाह के द्वारा ही दोस्तों एक शहर की स्थापना की जाती है, कौन सा? फतेहपुर। फतेहपुर शहर की स्थापना की जाती है। जब इसने सहारनपुर क्षेत्र को जीता था तो उसी के पास में इसने एक क्या करती? फतेहपुर शहर की यानी कि अपने नाम से शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसी के टाइम पे दोस्तों 12 वर्षीय युद्ध हुआ था किसके समय पे? फतेहपति शाह के समय पे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। दुधौली का युद्ध दोस्तों ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य ही हुआ था। ठीक है, और इसी दुधौली के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि इसके मतलब जीआरसी विलियम्स ने मेमोयर्स ऑफ देहरादून में भी इस युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, और फतेहपुर नामक नगर इसी ने बसाया था, मैंने आपको बता ही दिया है। और सिरमौर का आक्रमण दोस्तों, जो हमारा पांवटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध हुआ था ना, वो भी फतेहपति शाह और किसके मध्य में हुआ था? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह, या फतेहपति शाह और सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश के मध्य में मेनली हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश की हेल्प करी थी। इसी कारण ये भंगाड़ी का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पांवटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था। ठीक है, और सिरमौर आक्रमण या गुरु गोविंद सिंह से युद्ध हमारा फतेहपति शाह के समय पर ही हुआ था। और बाकी दोस्तों अगर आपको फतेहपति शाह से संबंधित अन्य पॉइंट देखने हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा परमार राजवंश वाली, वहां पर आपको इससे संबंधित सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो फतेहपति शाह के कार्यकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। बाकी इनसे संबंधित जो जो भी पॉइंट थे इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, फतेहपति शाह के बारे में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि इसने बैजनाथ तक को जीत लिया था एक बार, और बैजनाथ इससे गढ़सार गांव को इसने बद्रीनाथ मंदिर हेतु दान में दे दिया था। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि बैजनाथ क्षेत्र को विजित कर किस परमार शासक के द्वारा गढ़सार नामक गांव को बद्रीनाथ मंदिर को दान में दिया गया? तो वो था दोस्तों कौन सा? हमारा फतेहपति शाह के द्वारा ही ऐसा किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट फतेहपति शाह से इंपोर्टेंट है जो कि आपको नोट करने हैं, मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो किसकी पुस्तक है? तो अंग्रेजों को भारत से निकाल दो दोस्तों काफी फेमस पुस्तक है भैरव दत्त धुलिया जी की। भैरव दत्त धुलिया जी का मुख्य क्षेत्र दोस्तों आंदोलनकारी या फिर एक पत्रकारिता के या पत्रकार के रूप में भी भैरव दत्त धुलिया जी को जाना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था, और आंदोलन के दौरान ही या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकाल दूंगा नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जो कि किस नाम से बेचते थे? हनुमान चालीसा का रैपर लगाकर इस पुस्तक को ये बेचा करते थे। किसका? हनुमान चालीसा का रैपर लगाकर भैरव दत्त धुलिया जी के द्वारा एक पुस्तक बेची जाती थी, जो कौन सी थी?
अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, ताकि अंग्रेज लोग पहचान ना जाएं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या आंदोलनकारी है। ठीक है, इसलिए हनुमान चालीसा के नाम से अपनी पुस्तकें बेचते थे। तो प्रश्न आपसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन हनुमान चालीसा का रैपर लगाकर पुस्तक का विक्रय किया करते थे? तो भैरव दत्त धुलिया किया करते थे। पत्रकारिता से इनका संबंध है और आंदोलनकारी के रूप में भी इनको जाना जाता है। भैरव दत्त धुलिया जी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1901 को पौड़ी गढ़वाल के मदनपुर नामक गांव में। ठीक है, और 1939 में इन्होंने दोस्तों भक्त दर्शन के साथ में मिलकर कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में। किस किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, कर्मभूमि का प्रकाशन। इतने पॉइंट आपको भक्त दर्शन से याद रखने हैं। इनकी पुस्तक है क्या? अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, जो कि इन्होंने हनुमान चालीसा का रैपर लगाकर निकाली थी, या हनुमान चालीसा का रैपर लगाकर प्रकाशित करी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है हमारा कि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 5 से 15, 10 से 20, 15 से 30 या 20 से 40। तो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों 20 से 40 के बीच में हो सकती है, यानी कि 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्षेत्र पंचायत से अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? तो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को क्षेत्र पंचायत का सचिव के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो कितने वर्ष के आयु, मतलब कौन इसमें मतदाता करते हैं? तो दोस्तों जो भी उनकी क्षेत्र पंचायत, जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ के 18 से अधिक आयु के जो भी लोग होते हैं वह मतदान करते हैं। और इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें चुनाव जो प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत उप प्रमुख है, उनके चुनाव किए जाते हैं, जिन्हें बीडीसी मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनका हेड कौन होता है? वो होता है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका मध्य वो होता है, हेड होता है। ठीक है, इसी के आधार पर दोस्तों हमारा क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 से लेकर 15 के बीच में होनी चाहिए। और ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? तो ग्राम सभा का सचिव होता है दोस्तों कौन? वीपीडीओ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ऐसे ही अगला टर्म आता है हमारा क्या? जिला पंचायत। तो तीनों जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, त्रिस्तरीय में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सॉरी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आता है। तो ग्राम पंचायत में 5 से 15 के बीच में सदस्यों की संख्या होती है, हेड कौन होता है? वीपीडीओ होता है। क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 20 से 40, हेड कौन होता है दोस्तों? यहाँ पे बीडीओ इसका हेड होता है। ठीक है, जिला पंचायत जो कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय भी माना जाता है, और इसका हेड कौन होता है? वो होता है डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर पंचायती राज ऑफिसर। इसका क्या होता है? हमारा हेड होता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको इस त्रिस्तरीय व्यवस्था से याद रखने हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इतने पॉइंट आप लोग को यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो इसकी संख्या 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती है। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। हेड कौन होता है? बीडीओ होता है। सचिव कौन होता है? यहाँ पे बीडीओ होता है। ये याद रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पत्रिका के संबंध में असत्य है? यानी कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी उसके बारे में असत्य है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, प्रजाबंधु रानीखेत, बद्री विशाल हरिद्वार और आज का पहाड़ नैनीताल। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड दर्पण नामक जो पत्रिका थी वह उधम सिंह नगर से निकलती थी, बिल्कुल सही है। प्रजाबंधु भी रानीखेत से निकलती थी, बिल्कुल सही है। बद्री विशाल पत्रिका हरिद्वार से निकलती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन पत्रिका के संबंध में असत्य है दोस्तों? तो आज का पहाड़ जो पत्रिका है वह नैनीताल से नहीं निकलती थी। तो आज का पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये दोस्तों पिथौरागढ़ से निकलती थी। और नैनीताल से निकलती थी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ नामक पत्रिका। कौन सी? पहाड़ नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? नैनीताल से निकलती थी। आज का पहाड़ पूछेगा तो पिथौरागढ़ से निकलती थी, और पहाड़ नामक पत्रिका पूछेगा तो ये निकलती थी नैनीताल से। और उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से, प्रजाबंधु रानीखेत से और बद्री विशाल नामक पत्रिका हमारी हरिद्वार से निकलती थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, कहां से निकलती थी आज का पहाड़? पिथौरागढ़ से। अब इसके अलावा हमारी कुछ अन्य पत्रिकाएं भी हैं, जैसे कि दोस्तों पहाड़ पत्रिका मैंने आपको बताई थी नैनीताल से। ठीक है, उत्तरा पत्रिका पहाड़ के साथ साथ ही उत्तरा पत्रिका भी कहां से निकलती थी? नैनीताल से ही निकलती थी। ठीक है, और अन्य पत्रिकाओं के बारे में बात करें दोस्तों की देहरादून से निकलने वाली पत्रिका कौन कौन सी थी? तो पर्वतजन नामक पत्रिका देहरादून से निकलती है, अभी भी निकलती है। युगवाणी नामक पत्रिका भी देहरादून से, गढ़वाल धय नामक पत्रिका भी देहरादून से निकलती है, नया जमाना नामक पत्रिका भी देहरादून से निकलती थी, वैली मेल नामक पत्रिका देहरादून से, सीमांत वार्ता नामक पत्रिका देहरादून से निकलती थी, पेज 3 नामक पत्रकारिता भी पत्रिका भी दोस्तों देहरादून से निकलती थी, और हिमाचल टाइम्स नामक पत्रिका भी हमारी देहरादून से ही निकलती थी। तो कौन सा कथन सत्य है? आज का पहाड़ पत्रिका नैनीताल से ना निकल के कहां से निकलती थी? पिथौरागढ़ से। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, प्रजाबंधु रानीखेत, बद्री विशाल हरिद्वार। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम कि पूर्वासी नामक पत्रिका। देखिए, पूर्वासी पत्रिका कहां से निकलती थी? अल्मोड़ा से निकलती थी। पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिका कहां से निकलती थी? नैनीताल से। पर्वतजन, युगवाणी, गढ़वाल धय, नया जमाना, वैली मेल, सीमांत वार्ता, पेज 3, गढ़वाल पोस्ट और हिमाचल टाइम्स, ये जो पत्रिकाएं हैं ये देहरादून से निकलती थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 7वां कि कौन चंद राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, यानी कि चंद राजवंश की कुलदेवी कौन थी, सरस्वती, कामाख्या, नंदा देवी या फिर चंडी देवी। तो ये तो प्रश्न काफी बेसिक से है दोस्तों, इसीलिए डाला भी गया है कि चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो नंदा देवी को, जिन्हें कोट भ्रामरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कोट भ्रामरी देवी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, इन्हीं को चंद राजाओं की कुलदेवी भी कहा जाता है। क्या, नंदा देवी या फिर कोट भ्रामरी देवी। इसी के साथ दोस्तों हमारा एक पॉइंट और आता है कि कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी नंदा देवी या कोट भ्रामरी देवी को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि गढ़वाल स्थित परमार राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो राज राजेश्वरी देवी। राज राजेश्वरी देवी को गढ़वाल स्थित परमाणु की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है नंदा देवी की, तो दोस्तों नंदा देवी को उत्तराखंड में बेटी की तरह, बधान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में किया जाता है। काफी प्रसिद्ध दोस्तों ये यात्रा है, उत्तराखंड की सबसे विशाल यात्रा के रूप में भी इस यात्रा को जाना जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा को प्रत्येक 12 वर्षों में जिसका आयोजन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि नंदा देवी मंदिर कहां स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण जो नंदा देवी मंदिर है दोस्तों वह अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है नंदा देवी मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर मैं जो नंदा देवी की मूर्ति है उसे लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो दो राजाओं के नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं यहाँ पे, ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद। इन दोनों राजाओं को ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल से ये राजराजेश्वरी की माता की मूर्ति को लूट कर लाए थे और यहाँ उन्होंने फिर इसे नंदा देवी के रूप में स्थापित किया था। और इसी नंदा देवी को कत्यूरी राजाओं की या चंद राजाओं की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी ऑप्शन में नहीं होगा तो कोट भ्रामरी देवी भी आप कहीं कहीं देखेंगे, और ये नंदा देवी और कोट भ्रामरी दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो आप फिर वहां पे बाला सुंदरी देवी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। वही दोस्तों आपसे पूछाएगा कि चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह क्या था, तो चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह था गाय। चंद्र राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो सोमचंद दोस्तों चंद्र राजवंश के संस्थापक थे। इतने पॉइंट आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली नोट करना है। चंद्र राजवंश की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत में थी। कहाँ पे थी, चंपावत में थी। उसके बाद कहाँ स्थानांतरित की जाती है, अल्मोड़ा में स्थानांतरित की जाती है। चंद्र राजवंश का अंतिम राजा कौन सा था, वो था दोस्तों कौन, महेंद्र चंद, जो कि 1790 में हौलबाग के युद्ध में गुरखाओं के साथ में हार जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अच्छा प्रश्न है, क्या उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, देवीदत्त पंत, भैरवदत्त धुलिया, द्वारिका प्रसाद उनियाल या फिर तारादत्त गहरोला। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी की एक पुस्तक है काफी फेमस, उत्तराखंड क्रांति दल क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई और किसने करी दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्थापना किसने करी आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा, और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, इसके बारे में आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट में। काफी बार मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में। आगे बात करते हैं, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चूने पत्थर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि चूने पत्थर की खान नहीं है। बाराकोट क्षेत्र, पीपलकोटी क्षेत्र, मंदाकिनी क्षेत्र या फिर मंदारम क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये बाराकोट क्षेत्र जो है यह मसूरी के पास में स्थित है। ठीक है, पीपलकोटी नामक क्षेत्र कहाँ है, चमोली के पास में स्थित है। मंदाकिनी घाटी क्षेत्र भी दोस्तों हमारी चमोली के आसपास में ही हमारा स्थित है। ठीक है, और मंदारम क्षेत्र भी हमारा मसूरी के आसपास देहरादून में स्थित है। तो आपसे पूछा गया सर्वोच्च कोटि के चूने पत्थर, तो चूने पत्थर की खान हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों क्या, देहरादून। और देहरादून का मेनली मसूरी के आसपास वाला एरिया चूना पत्थर हेतु काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किस क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चूने पत्थर नहीं पाए जाते हैं, तो बाराकोट क्षेत्र या बरकोट क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, मसूरी के पास में पड़ता है, देहरादून में, यहाँ पे पाया जाता है। पीपलकोटी क्षेत्र जो कि चमोली में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे भी चूने के पत्थर पाए जाते हैं। मंदारम क्षेत्र ये भी दोस्तों मसूरी के पास में पड़ता है, यहाँ पे भी हमारा सर्वोच्च कोटि का चूने का पत्थर पाया जाता है। लेकिन मंदाकिनी घाटी में दोस्तों क्या है, चूने के पत्थर नहीं पाए जाते हैं। तो मंदाकिनी घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चूने पत्थर नहीं पाए जाते, तो मंदाकिनी घाटी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी घाटी में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। क्या मैग्नेसाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है, मंदाकिनी नदी में ही पाया जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने का, मैग्नेसाइट का भंडार कहाँ पे, मंदाकिनी नदी में पाया जाता है। और दोस्तों उत्तराखंड का खनिज संसाधन वाला जो टॉपिक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से भी आपसे एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई थी। तो खनन नीति की घोषणा अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में नई खनन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो नई खनन नीति की घोषणा होती है 2015 में। यह पॉइंट भी आपको जरूर नोट डाउन करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में सोने के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में सोना मेनली अलकनंदा और पिंडर घाटियों के बालू में मिलता है, शारदा नदी या रामगंगा नदी के बालू में मिलता है, चांदी अल्मोड़ा में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, टीन चमोली में पाया जाता है, यूरेनियम दोस्तों टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो चूना पत्थर दोस्तों जो कि मेनली देहरादून में पाया जाता है, देहरादून जनपद से सर्वाधिक चूने की खदान है जहाँ पे स्थित है। और ये जो चूना पत्थर होता है किस प्रकार की चट्टान एग्जाम में पूछा गया था, तो आंसर था रूपांतरित चट्टान में आता था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से
कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया था चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट या ये सभी। तो ये सभी पाए जाते थे। तो ऐसे सरल से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ऐसे प्रश्न बन जाता है कि राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक संगमरमर के भंडार दोस्तों यहाँ पे देहरादून जनपद में ही है। चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा देहरादून में ही मिलता है, ठीक है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात से क्या मिलता है हमें? तो जल में गंधक वाला जल सहस्त्रधारा जलप्रपात से हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सरल सरल प्रश्न यहाँ से मिलते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मसूरी के पास स्थित बाराकोट क्षेत्र और मंदारम क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से चूने के पत्थर पाए जाते हैं, या बारकोट क्षेत्र, ठीक है। चमोली के पास में पीपलकोटी, मैग्नेसाइट का भंडार मंदाकिनी घाटी, पिंडारी घाटी और चंडाक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, इतने पॉइंट आप लोग को डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और ये दोस्तों बाराकोट नहीं होगा, ठीक है, बारकोट होगा यार, आप इसे सही कर लीजिएगा, बारकोट होगा ये, बारकोट, बाराकोट नहीं होगा। बाराकोट परगना तो या बाराकोट मंडल तो हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, ये बारकोट होगा, ठीक है, बारकोट याद रखिएगा। बाराकोट और बारकोट में भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ऋषिकेश के आसपास में भी दोस्तों जो नीलकंठ पंडरानू वाले एरिया है वहाँ पे भी हमारा क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। संगमरमर भी देहरादून में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और मैग्नेसाइट की बात करें तो मैग्नेसाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में। और राज्य में सर्वाधिक मैग्नेसाइट पाया जाता है हमारे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सभी खनिजों में सर्वाधिक यहाँ पे मैग्नेसाइट पाया जाता है। चंडाक क्षेत्र में पाया जाता है, झिरौली में भी पाया जाता है। इतने पॉइंट नोट करने हैं आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां कि ये उत्तराखंड में किस स्थान से कप मार्क्स प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थान से कप मार्क्स प्राप्त नहीं हुए हैं। देवीधुरा चंपावत, द्वाराहाट अल्मोड़ा, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा या किमनी गांव चमोली। तो दोस्तों देखिए देवीधुरा चंपावत से तो कप मार्क्स हमारे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किसने खोजे थे यहाँ पे कप मार्क्स? सबसे पहले तो हेनवुड ने 1856 में, डब्ल्यू जे हेनवुड के द्वारा यहाँ पे कप मार्क्स खोजे गए थे। द्वाराहाट अल्मोड़ा से भी कप मार्क्स प्राप्त हुए दोस्तों। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से या चंद्रशेखर मंदिर से 1877 में रिवेट कॉर्नॉक ने यहाँ से कप मार्क्स खोजे थे, ठीक है। इसी के साथ साथ पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में जो स्थित है, नौला ग्राम या उसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ से भी दोस्तों यशोधर मटपाल के द्वारा कप मार्क्स खोजे गए थे। तो किमनी गांव चमोली से दोस्तों हमारे कप मार्क्स नहीं खोजे गए हैं। अब बात आती है कि किमनी गांव से हमें क्या मिला है, ठीक है। तो किमनी गांव से दोस्तों सफेद रंग के हमें शैल चित्र देखने को मिले हैं, और यहाँ पे मानो एक मतलब प्रागैतिहासिक स्थल है ये भी, ठीक है, लेकिन यहाँ से कप मार्क्स हमें प्राप्त नहीं हुए। किमनी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देवीधुरा चंपावत से हमें कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो देवीधुरा चंपावत से एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा एग्जाम में बन जाता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले किस स्थान से मतलब किस स्थान की में उत्खनन का कार्य किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों कहाँ पे? देवीधुरा चंपावत में। किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू जे हेनवुड। किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू जे हेनवुड के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों? 1856 में चंपावत के देवीधुरा मंदिर में समाधानों की खोज इसमें की गई थी। और ये आदेश किसने दिया था डब्ल्यू जे हेनवुड को? इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो था दोस्तों कौन? हेनरी रैमजे। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देवीधुरा चंपावत में उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1856 में। किसके द्वारा? डब्ल्यू जे हेनवुड के द्वारा किया गया था। इसी कारण दोस्तों डब्ल्यू जे हेनवुड को उत्तराखंड में उत्खनन का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, या समाधानों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी दोस्तों किसको जाना जाता है? डब्ल्यू जे हेनवुड को ही जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद चंद्रशेखर मंदिर जो कि कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पे भी 1877 में रिवेट कॉर्नेक ने क्या किया था? 200 कप मार्क्स से क्या प्राप्त किए थे, ठीक है। इसी के साथ देखिए पश्चिमी रामगंगा घाटी जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ से भी यशोधर मटपाल जी के द्वारा कप मार्क्स प्राप्त किए गए थे, नौला ग्राम से, ठीक है। और किमली गांव तो चमोली में स्थित है, यहाँ से किसी भी प्रकार के कप मार्क्स प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। किमली गांव के साथ साथ दोस्तों एक मलारी गांव है हमारा। मलारी गांव भी कहाँ पड़ता है? चमोली में ही पड़ता है, ठीक है। और मलारी गांव से 5.2 किलोग्राम का सोने का स्वर्ण मुकुट हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मलारी गांव से। ये पॉइंट भी आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हरिद्वार में एक बहदराबाद नामक क्षेत्र है। तो बहदराबाद उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1951-52 के आसपास में किया गया था। ये पॉइंट भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो किस स्थान से कब प्राप्त मार्क्स प्राप्त नहीं हुए? किमनी गांव चमोली से प्राप्त नहीं हुए। देखिए देवीधुरा से प्राप्त हुए 1856 में, डब्ल्यू जे हेनवुड ने कब मार्क्स प्राप्त किए? उत्तराखंड में सबसे पहले समाधानों की खोज यहीं पर की गई थी, और कमिश्नर कौन था? यो था हेनरी रैमजे। द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर से 1877 में रिवेट कॉर्नेक ने 200 कप मार्क्स प्राप्त किए। पश्चिम रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में यशोधर मटपाल ने किया, ठीक है। किमनी गांव से नहीं प्राप्त हुए हैं। ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि ऐपल कला की शुरुआत किस राजवंश के समय से हुई थी? कत्यूरी, चंद, पवार और इनमें से कोई नहीं। और किस राजवंश के समय से और किस राजा के समय से हुई थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको पहले की वीडियोस में ये सब कुछ करवा चुका हूं। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्नों के बारे में बात करी और 10 प्रश्न से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली होगी। जैसे अगर हम बात करें पहले प्रश्न से ही हमने 7-8 प्रश्न बना लिए थे, दूसरे से भी, हर प्रश्न से हम दोस्तों बहुत ज्यादा पॉइंट रिलेट करते हुए चलते हैं जो कि आपको जरूर नोट करने हैं। और पोस्टमार्टम क्लास है तो आपको इसे पोस्टमार्टम की तरह ही पढ़ना है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आप इसको देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसे
से रिवाइज कर रहे हैं तभी आप लोगों को जरूर फायदा हो पाएगा। तो आज की वीडियो बताइए दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करना है यार, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता है वीडियो बनाने में। आपको बताइए कि क्यों हम खाली मेहनत करें यूट्यूब पे वीडियो डालें, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों को शेयर करना है, चैनल को बढ़ाना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो ले आ पाएँ। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी और सब्जेक्टों की भी वीडियो लाने की प्लानिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में बताइए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।